हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी से संबंधित क्या लीगल प्रोविज़न किए गए हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के तहत, और क्या इलस्ट्रेशन है, क्या दृष्टांत हैं कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर। और हम लोग आगे यह भी पढ़ेंगे कि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या अंतर होता है। तो आइए देखा जाए कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट पर। तो सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में। यानी कि सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। तो आइए समझा जाए कि सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, क्या कहता है श्योरिटी के बारे में, प्रिंसिपल डेटर के बारे में और क्रेडिटर के बारे में। अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कंट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लिएबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि यह एक ऐसा कंट्रैक्ट होता है जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक किसके द्वारा, टू प्रॉमिसर या ऐसे डिस्चार्ज द लिएबिलिटी, यानी कि किसी थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के वचन को या उसके लिएबिलिटी को, प्रॉमिस को या उसके लिएबिलिटी को, किसके, तीसरे व्यक्ति की। तो तीसरे व्यक्ति के किसी वचन को या उसके किसी लिएबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जब कोई पर्सन बात करता है, थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, यानी कि यह कहता है वह व्यक्ति कि यदि वह व्यक्ति अपने द्वारा वचन का पालन नहीं करता है या उसको जो उत्तरदायित्व, जो उसकी लिएबिलिटी है उसको नहीं पूरा करता है, तो उसकी जगह मैं करूँगा। ये तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहा है। यही कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है, यही प्रत्याभूत की संविदा होती है। अब इसमें हम लोग पार्टीज को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, कौन कौन से पक्षकार होते हैं कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, यानी कि जो व्यक्ति गारंटी देता है वह श्योरिटी कहलाता है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए जो है वह वचन देता है कि उसके डिफ़ॉल्ट पर मैं काम करूँगा, मैं उसके लिएबिलिटी का निर्वहन करूँगा, मैं उसके वचन को पूरा करूँगा। तो जिस व्यक्ति को यह कहा जाता है, जिस व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि वह नहीं करता है तो मैं करूँगा, उस व्यक्ति को प्रिंसिपल डेटर कहते हैं। द पर्सन टू whom the guarantee is given is called the creditor। और जिसको यह वचन दिया जा रहा है, जिस पर्सन से यह कहा जा रहा है कि यदि तीसरा व्यक्ति अपने वचन को पूरा नहीं करता है, तीसरा व्यक्ति अपने लिएबिलिटी को पूरा नहीं करता है, तब मैं करूँगा। तो जिस व्यक्ति से ऐसा कह रहा है वह क्रेडिटर कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि गारंटी की संविदा कैसे की जा सकती है। तो अ गारंटी में बी ओरल और रिटन। तो जो गारंटी है, जो प्रत्याभूत की संविदा है, जो कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वह ओरल भी हो सकेगी। ओरल अर्थात मौखिक, केवल बोलकर ही कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी को किया जा सकता है, या पक्षकार चाहें तो इसे रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है कंसिडरेशन फॉर गारंटी, यानी कि क्या प्रतिफल होंगे गारंटी की संविदा के लिए। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर।
may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। यानी कि एनीथिंग डन, कोई भी कार्य ऐसा जो किया जा चुका है, और एनी प्रॉमिस मेड या कोई वचन देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर के लिए, वह उसके लाभ के लिए कोई कार्य करता है, कोई वचन देता है, तब मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन, तब यह पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा टू द श्योरिटी, श्योरिटी के लिए, फॉर गिविंग द गारंटी। तो कुछ भी वह कार्य कर रहा है, कोई वचन दे रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू गुड्स हिम ऑन क्रेडिट, यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे से यह रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे कुछ वस्तुएं बेचे, डिलीवर करें। ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। वह कहता है ठीक है, मैं उस वस्तु को दूंगा, लेकिन सी यदि आपकी गारंटी ले। सी प्रॉमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। तो जैसे ही वह कहता है कि मैं आपको वो वस्तु बेचूंगा, दे दूंगा, लेकिन कंडीशन यह है कि सी उसकी गारंटी ले, और तुरंत सी आके उसकी गारंटी ले लेता है, तब यदि ए उसको वस्तुएं दे देता है तो यह सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा सी के प्रॉमिस के लिए। दूसरा इलस्ट्रेशन है A sells and delivers goods to B. C afterwards requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so, C will pay for them in default of payment by B. A agrees to forbear as requested. This is sufficient consideration for C promise। यानी कि इसमें क्या है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए कुछ वस्तुओं को बेचता है, डिलीवरी करता है किसे, बी को। सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फोरबियर टू स्यू बी फॉर द डेप्थ फॉर अ ईयर, और जिसमें सी यह कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि वह बी पर 1 साल तक ऐसा कोई वाद उसके ऋण की रिकवरी के लिए नहीं लाएगा। इफ डज सो, और यदि वह ऐसा करता है, सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बी, तब बी के डिफॉल्ट पर सी पेमेंट कर देगा। ए एग्रीज टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, ए कहता है ठीक है, मैं 1 साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तब दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी प्रॉमिस, तब उसके फॉरबियर टू स्यू यह सफिशिएंट कंसिडरेशन हो जाएगा सी के प्रॉमिस के लिए। तीसरा इलस्ट्रेशन है ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है कि ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए कुछ वस्तुओं को बेचता है, डिलीवर करता है बी को। सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। बीच में सी नामक एक व्यक्ति आता है जो यह लेन देन पूरी हो जाने के बाद आता है और कहता है कि बी के डिफ़ॉल्ट पे, बी यदि आपका पैसा, आपके सामान का पैसा नहीं देता है तब मैं दूंगा। तो चूंकि लेना देना तो पहले ही हो चुका है, इसलिए यह एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन ही नहीं था। तो बिना कंसिडरेशन के एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट कंट्रैक्ट वॉइड होता है। अब हम लोग सेक्शन 128 पर आते हैं जो बात करता है सिक्योरिटीज़ लिएबिलिटी की, यानी कि सिक्योरिटी की क्या लिएबिलिटी होगी, सिक्योरिटी का क्या उत्तरदायित्व होगा, किस सीमा तक जो है वह लिएबल उत्तरदायी होता है। सेक्शन 128 बात करता है
श्योरिटीज लिएबिलिटी की। द लिएबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। यानी कि जो श्योरिटी की लिएबिलिटी होती है, जो श्योरिटी का उत्तरदायित्व होता है, वह को एक्सटेंसिव समविस्तीर्ण होता है किसके? प्रिंसिपल डेटर के, मूल ऋणी के। तो मूल ऋणी जितना पे करने के लिए उत्तरदायित्व के अधीन है, उतना ही उसका श्योरिटी भी होगा। यदि प्रिंसिपल डेटर नहीं वह पेमेंट कर पाता है, नहीं उसे पूरा कर पाता है, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसके अलावा कोई चीज़ न लिखी हो। तो ये श्योरिटी की लिएबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द लिएबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज co-extensive with that of the principal debtor। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, A guarantees B the payment of a bill of exchange by C. The acceptor, the bill is dishonored by C. A is liable not only for the amount of the bill but also for any interest and charges which may have become due on it। यानी कि एक व्यक्ति यदि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से पेमेंट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, अनादरित होता है, तब वह न केवल उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट को पे करेगा, बल्कि उस पर जो इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे उसको भी पे करने के अधीन होगा, उसका भी भुगतान उसे करना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है कंटिन्यूइंग गारंटी की, यानी कि चलत प्रत्याभूति। तो आइए देखा जाए कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। चलत प्रत्याभूति, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। यानी कि जिस गारंटी की जो सीमा है वह एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी की गई है, तब इसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूइंग गारंटी को समझते हैं। A in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's जमींदारी, यानी कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि वह B की जमींदारी में कलेक्ट करेगा, क्या? रेंट कलेक्ट किया करेगा। Promises B to be responsible to the amount of 5000 rupees, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? 5000 तक, for due collection and payment by C of those rent। This is a continuing guarantee। तो यह कंटिन्यूइंग गारंटी का केस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी यदि बन गई है तो उसे कैसे रिवोक किया जा सकता है, कैसे कंटिन्यूइंग गारंटी को, चलत प्रत्याभूति को वापस लिया जा सकता है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड by the surety as to future transaction by notice to the creditor। यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। कैसे? जो क्रेडिटर है उसको नोटिस देके, जो क्रेडिटर है उसको सूचना देके। तो यह रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए बताया गया है सेक्शन 130 में कि किसी भी वक्त क्रेडिटर को सूचना देके श्योरिटी इस गारंटी को वापस ले सकता है। सेक्शन 131 देख लेते हैं हम लोग, जो बात करता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। यानी कि द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारी एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फॉर एज रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन। यानी कि जब तक कि कोई संविदा में इसके विपरीत बातें न लिखी गई हों, जैसे ही श्योरिटी की मृत्यु होती है, श्योरिटी का डेथ होता है, वैसे ही कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है, वापस हो जाती है, निरस्त हो जाती है।
अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या अंतर होता है। आइए हम लोग इसको अब समझें। इन कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, in contract of indemnity, this is the indemnity, there is a bilateral agreement between indemnifier and indemnity holder, यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में क्या होता है कि दो 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 जो है पार्टी होती हैं। यह कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी ना होकर कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इन contract of indemnity there is a bilateral agreement between indemnifier and indemnity holder। तो यहाँ एक बार ध्यान दे लीजिएगा, टाइप हो गया है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जबकि यह है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो डिफरेंस पहला जो है वह यह है कि इन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज अ बाइलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। But in case of contract of guarantee, there is a tripartite agreement named the first party, principal debtor, second creditor and third is the surety। कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि दो पार्टी होती है, पहला इंडेमनिफायर, दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। जबकि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में तीन पार्टीज होती हैं, पहली पार्टी प्रिंसिपल डेटर, दूसरी क्रेडिटर और तीसरी जो पार्टी होती है वह श्योरिटी होती है। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, दूसरा अंतर है कि इन द केस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कंट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में केवल एक कंट्रैक्ट होता है, सिर्फ एक संविदा होती है, किनके मध्य, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर के मध्य। जबकि इन द केस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज थ्री कंट्रैक्ट, यानी कि गारंटी के कंट्रैक्ट के केस में तीन कंट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला कंट्रैक्ट होता है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, यानी कि पहला कंट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के मध्य में। दूसरा कंट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के मध्य में, बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, एंड थर्ड बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। जो तीसरा कंट्रैक्ट होता है वह क्रेडिटर और श्योरिटी के मध्य होता है। तो इस तरीके से कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक केवल कंट्रैक्ट होगा जो इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर के मध्य होता है, जबकि इन केस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी तीन कंट्रैक्ट होता है। तो और तीनों कंट्रैक्ट, पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के मध्य हो जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के मध्य हो जाएगा, तीसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के मध्य होता है। अब तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। In the case of contract of indemnity, the liability of the indemnifier is primary। Contract of indemnity के केस में जो indemnifier की liability होती है वह प्राइमरी होती है, वह प्राथमिक होती है। While in case of contract of guarantee, the liability of the principal debtor is primarily, while the liability of the surety is secondary। लेकिन कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर की लिएबिलिटी होती है, जो मूल ऋणी की लिएबिलिटी होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है वह प्राइमरी होता है, वह पहला होता है, जबकि उसके डिफ़ॉल्ट पर लिएबिलिटी ऑफ श्योरिटी दूसरे नंबर पे आती है, सेकेंडरी होती है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में और क्या अंतर है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के मध्य। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।